तो आज हम देखिए जो है मॉडर्न फिजिक्स के जे एडवांस 2020 में जो सवाल आया है उसका पहला सवाल देखने। मॉडर्न फिजिक्स से जो पहला सवाल आया था उसमें क्या था, एक मास m का पार्टिकल है जो एक सर्कल जिसका रेडियस r है उसमें घूम रहा है, ठीक है। और दिया गया है कि बोर मॉडल आप इस पार्टिकल पर अप्लाई कर सकते हैं और Vr इसका पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल का जब r रेडियस में घूम रहा है तो Fr के बराबर है। कितना के बराबर है? Fr के बराबर। और r को माना गया है कि इसके nth सेल का रेडियस है। अगर इसमें बोर मॉडल अप्लाई कीजिएगा तो इसके nth सेल का रेडियस को r माना गया है और जो है nth सेल में जो वेलोसिटी है उसको v माना गया है। तो आपको जो है ये चार ऑप्शन है, इसमें से चुनना है। तो पहले देखिए r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3। तो अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या है ना कि पोटेंशियल एनर्जी Vr दिया हुआ है, Vr बराबर दिया हुआ है Fr। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है माइनस ऑफ dv/dr, माइनस ऑफ dv/dr। तो ये कितना के बराबर आ जाएगा? माइनस f के बराबर। यानी कि सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? f होगा, ठीक है। तो f कितना के बराबर होगा? जब कोई भी पार्टिकल v वेलोसिटी से किसी रेडियस r के सर्किल में घूमता है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है सेंटर की तरफ वो होता है mv²/r के बराबर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, mv² बराबर f बराबर mv²/r एक इक्वेशन है। अब देखिए बोर मॉडल, जब भी किसी भी चीज़ में कहा जाए कि बोर मॉडल एप्लीकेबल है तो आप एक चीज़ लिख सकते हैं, उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम mvr उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? mvr। तो ये बराबर होता है nh/2π के। कितना के? nh/2π के, जो कि यहाँ पर क्या है? n क्या है? सेल नंबर। अब देखिए अगर आपको इसमें जो है एक r कितना के प्रोपोर्शनल है ये बताना है, इसको कैपिटल R लिख लीजिए, इसको भी कैपिटल R लिख लीजिए, हाँ जो कुछ भी यहाँ पर ये ठीक है, ये इतना है, ठीक है, mvr। तो अब इसमें जो है r कितना के प्रोपोर्शनल है, n पर कैसे डिपेंड करना है ये बताना है और v कैसे डिपेंड कर रहा है n पर ये बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात, इसमें अगर मैं v और r दोनों चीज़ है, इसमें v को अगर मैं r के टर्म में लिख लूँ, v को अगर मैं r के टर्म में लिख लूँ तो आंसर r का आ जाएगा, r का जो है आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन से मैं इस इक्वेशन की मदद से v को r के टर्म में लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा v² बराबर Fr/m, यानी कि v बराबर √Fr/m। ये चीज़ मैं कहाँ से कर सकता हूँ? इस इक्वेशन से। पहले इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, v बराबर √Fr/m, Fr/m, ये भी कैपिटल R है। तो यहाँ पर देखिए मैं रखूँगा इसमें m r और v की जगह पर रखूँगा √Fr/m। तो ये कितना के बराबर आ जाएगा? nh/2π के बराबर आ जाएगा। तो ये देखिए r और r ये कितना आ गया? ये Fr/m है। इस m से ये m कटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो ये देखिए ये क्या आ गया? ये आ गया इस तरफ r की पावर 3/2 √Fm बराबर nh/2π। ये इतना के बराबर r आ गया, r की पावर 3। तो ये आ गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं कि r की पावर 3/2 बराबर है nh/2π और फिर यहाँ पर क्या लिखिएगा? √1/√Fm इतना लिखिएगा। तो यहाँ से अगर आप r चाहते हैं तो दोनों तरफ इसका पावर कितना कर दीजिए? 2/3। तो 2/3 कीजिएगा तो इस तरफ तो r हो जाएगा, उस तरफ जो है nh/2π का पावर 2/3 और साथ में इसके साथ गुना जो होगा वो होगा 1/√Fm का पावर 2/3। तो यहाँ पर इस तरफ क्या बनेगा? n की पावर 2/3 बनेगा। तो r कितना के प्रोपोर्शनल आ गया? यहाँ से आप कह सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3। तो ये पहली बात आ गया। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर अच्छे से। तो यहाँ से जो है r आ गया, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3, ये आ गया। और दूसरा चीज़ ये आया कि r बराबर कितना आया, इसका आगे यूज होगा, ठीक है, इसका यूज करना पड़ेगा हमको आगे का आंसर निकालने में। तो r को मैं क्या लिख सकता हूँ? nh की पावर 2/3, nh/2π की पावर 2/3, ठीक है, इंटू 1/√Fm की पावर 2/3। इसमें क्या कीजिए, 2 को अंदर ले जाइए, 2 को अंदर ले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, n² h² अपॉन 4π²।
ये इतना हो जाएगा, मैं r निकालना चाह रहा हूँ, और इसकी पावर 1/3, और इस पे अगर अंदर में ले जाएगा 2 को तो 1/fm हो जाएगा अंदर में, और इसकी पावर 1/3। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, n² h² अपॉन 4π² fm का पावर 1/3। तो r का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो इस r के वैल्यू की जगह तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ इस r के वैल्यू को डायरेक्ट। r का वैल्यू कितना के बराबर आ गया, देखिए यहाँ पर r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3, और r बराबर आ गया n² h² अपॉन 4π² fm का पावर 1/3, इतना आ गया r का वैल्यू। अब देखिए v का बात रहा, तो v कैसे निकालिएगा, आपको फिर देखिए इस mv r बराबर NH/2π में, अगर मैं, और एक तो ये था, एक इक्वेशन ये लाए थे, और एक इक्वेशन क्या लाए थे, एक इक्वेशन ये लाए थे कि f बराबर mv²/r। तो उस समय हमको r चाहिए था तो हम v को r के टर्म में लिख लिए, और इस समय हमको v चाहिए तो मैं r को v के टर्म में लिखना चाहूँगा। तो r बराबर कितना होगा बताइए, mv²/f होगा r के बराबर, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, r को है जो v के टर्म में हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो इसका यूज कीजिए, r बराबर कितना है, mv²/f, कितना है, r बराबर mv²/f। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ r बराबर mv²/f, ये mv है और ये कितना है mv²/f, r को मैं लिख दिया। तो इस तरफ क्या आ गया NH/2π। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, m² v की पावर 3 अपॉन f, m² v की पावर 3 अपॉन f बराबर NH/2π, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, v की पावर 3 इक्वल टू NH/2π, यहाँ पर f आ जाएगा, ऊपर f चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा m²। तो यहाँ से v बराबर क्या कर सकते हैं आप, NHF अपॉन 2πm² की पावर 1/3। तो यहाँ से आप सीधा कीजिए कि आप जब n को बाहर निकालिएगा तो n पर कितना, अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n की पावर 1/3। तो v कितना के प्रोपोर्शनल है, n की पावर 1/3 के, और r कितना के प्रोपोर्शनल है, n की पावर 2/3 के। तो देखिए r प्रोपोर्शनल है n की पावर 2/3 के, तो b नंबर ऑप्शन में देखिए r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3 और b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3। अब दो ऑप्शन तो सेलेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर v कितना के प्रोपोर्शनल आ गया, n की पावर 1/3 का। अब v के रिजल्ट का कोई यूज नहीं होगा, एक ऑप्शन हम छांट चुके हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए अब हम एनर्जी निकालेंगे कि इस पार्टिकल के पास कितना एनर्जी है। तो मैं अगर इसके पूरे एनर्जी को E कहूँ तो E कितना के बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इतना के बराबर होगा। बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी तो दिया गया है कि r दूरी पर अगर घूम रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी Fr होगा, कितना होगा Fr होगा। और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए एक चीज़ हमको फिर से पता है, इसको अभी रोक लीजिए, यहाँ पे इसको रोक लीजिए। अब mv² का हमको वैल्यू चाहिए। तो देखिए एक समय हम लिखे थे कि F फोर्स लग रहा था सेंटर की ओर, वो कितना के बराबर होता है mv²/r के बराबर ये फोर्स होता है। तो mv² कितना के बराबर होगा, Fr के बराबर होगा। तो मैं mv² को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से mv² को मैं क्या लिख सकता हूँ, Fr लिख सकता हूँ। तो यही इसका, अब देखिए F और R के टर्म में क्या आ जाएगा, E का वैल्यू। तो E का वैल्यू यहाँ से आप कितना कर सकते हैं, 3/2 Fr, 3/2 Fr। अब इस R को ना यहाँ से रिप्लेस कर लीजिए, R का वैल्यू यहाँ पर निकाल के रखे हैं, इसको यहाँ पर रख दीजिए। तो जब R का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा तो क्या रखिएगा, R का वैल्यू आपको पता है कितना है, n² h² अपॉन 4π² fm का पावर 1/3। तो ये कितना आ जाएगा 3/2। इस f को अंदर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, f की पावर 3 हो जाएगा। अगर इसको अंदर ले जाइएगा और f की पावर 3 कीजिएगा तब ना बाहर निकलेगा, तो फिर f हो जाएगा। तो अंदर में लिखिएगा तो f की पावर 3 लिखिएगा, और f की पावर 3 एक f को हटाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, f² बचेगा, ऊपर से एक f कटेगा इसको। तो ये क्या आ गया, अंदर में आ गया n² h² f² अपॉन 4π² m का पावर 1/3। तो 3/2
3/2 n स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर m की पावर 1/3। तो ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है और डी नंबर ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। तो इस सवाल का जो है बी और सी दोनों करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए हम मॉडर्न फिजिक्स में जो दूसरा सवाल आया था वो एक्सरे से आया था। इसमें क्या था कि कैथोड है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ पर एक टारगेट मेटल रखा हुआ है जिसको एनोड कहा गया है, ठीक है। ये भी पोटेंशियल पे है, ये जीरो पोटेंशियल पे है, मतलब क्या ये हाई पोटेंशियल पर है। तो यहाँ से यहाँ जब जाएगा इलेक्ट्रॉन, अच्छा ठीक है, हाई पोटेंशियल पर है और इसमें जो करंट चल रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलेगा तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और चार्ज जब चलता है तो उसमें करंट डेवलप होता है। तो बताइए इसमें जो करंट चलेगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चलेगा यहाँ से यहाँ तो ज़्यादा करंट चलेगा, तो इस करंट का वैल्यू दिया हुआ है आई, ठीक है। और पूछ रहा है, देखिए तो जब यहाँ से यहाँ चलेगा तो फिर ये हाई, जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा ई, और जब ये मेटल पीस पे यानी कि एनोड पे टकराएगा तो अपना एनर्जी लॉस करेगा और वही एनर्जी फोटोन के रूप में निकलेगा। तो उसी फोटोन को हम क्या कहते हैं, एक्सरे। तो देखिए जो लिमिटेड इसमें जो लिखा हुआ है कट ऑफ वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ का कितना जो एक्सरे निकलेगा उसका मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा, इसी को क्या कहते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पर अगर आप देखिए इसके पास कट ऑफ वेवलेंथ क्या कह सकते हैं आप, मान लीजिए जो एक्सरे निकला उसके पास उसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो hc/λ कितना के बराबर होगा, ये मिनिमम है। तो मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगा, जब पूरा का पूरा एनर्जी इसका लॉस हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन का, और इस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा बताइए, EV। तो लैम्डा मिनिमम आप यहाँ से कितना कह सकते हैं, hc/EV इतना के बराबर कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, hc/EV इतना के बराबर कह सकते हैं। तो कह रहा है दूसरे केस में, ये तो इनिशियली था, फाइनली क्या हुआ कि आप इस v को चेंज करके 2v कर दिए, तो बताइए इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी 2eV आ जाएगा, तो मिनिमम वेवलेंथ भी कितना हो जाएगा, hc/2eV। यानी कि पहले का जो वेवलेंथ था लैम्डा मिनिमम इनिशियल बट्टा 2 कितना आ गया, लैम्डा मिनिमम फाइनल के बराबर। भाई पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का बढ़ा दिया, v से 2v कर दिए, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी E2v हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, E2v। तो मिनिमम वेवलेंथ कितना होगा, hc/2eV, और पहले कितना था hc/EV। तो वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना, तो कट ऑफ वेवलेंथ रिड्यूस होकर कितना पे चला गया, आधा हो गया। भाई 5 एंगस्ट्रॉम था तो वो जो है आधा होकर 2.5 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो देखिए इसमें जो पहला लिखा हुआ है कि द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, तो कट ऑफ वेवलेंथ घटेगा, आधा हो जाएगा घट के। अब कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे रिमेन सेम। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे जो निकलता है और उसका वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो चेंज नहीं होगा भाई। एनोड आप जो है क्या किए, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिए, इससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन थोड़ी चेंज हो जाएगा, उसके बीच का 2 ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे तो उतना ही रह जाएगा। तो मतलब इसमें कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे रिमेन सेम, वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे रिमेन सेम। तो हाँ भाई कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का वेवलेंथ भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए बी ऑप्शन में क्या करा है, द कट ऑफ वेवलेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे वेवलेंथ रिमेन सेम। इसमें कह रहा है कट ऑफ वेवलेंथ भी सेम रहेगा, तो ये तो गलत हो गया भाई। कट ऑफ वेवलेंथ तो आप देखेंगे कि घट करके आधा हो जाएगा, तो इसमें कह रहा है कि वो भी सेम रहेगा, तो ये तो गलत हो गया। अब तीसरा देखिए द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, सही बात है, यहां से यहां तक तो सही है। अब दूसरा लाइन जो है द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिक्रीजेज, एक्सरे का इंटेंसिटी डिक्रीज होगा। देखिए इंटेंसिटी का मतलब क्या है, एक्सरे किस चीज से बना हुआ है, फोटोन से, है मतलब बहुत ही कम वेवलेंथ वाला फोटोन जो रिलीज होता है उसी को क्या कहते हैं हम, एक्सरे कहते हैं। तो फोटोन से बना हुआ है तो इंटेंसिटी घटेगा, यानी कि फोटोन निकल रहा है एक्सरे में जो फोटोन निकल रहा है उस फोटोन का संख्या घटेगा उस फोटोन का। तो बताइए जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही जो है एक्सरे भी निकलेगा, फोटोन भी रिलीज होगा। जितना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, तो इनिशियली आई करंट चल रहा था, तो नंबर ऑफ फोटोन मान लीजिए आई करंट चलने वक्त एन था, एन फोटोन यहां से एन इलेक्ट्रॉन यहां से यहां निकल के जा रहा था, तो एन के वजह से कुछ मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि एन फोटोन भी निकल रहा होगा। कितना निकल रहा होगा, एन फोटोन भी निकल रहा होगा। जब आप करंट को घटा करके I से I/2 कर दिए, इसमें कहा गया है कि करंट को घटा के I से I/2 कर दिए, तो क्या होगा, ये भी वैल्यू तो n से चेंज होकर के n/2 होगा। तो पहले अगर n इलेक्ट्रॉन जा रहा था यहां से यहां तक, तो अब n/2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अब जो है फोटोन जो रिलीज होगा एक्सरे के लिए, वो फोटोन का भी संख्या भी तो घट जाएगा, तो कुल मिला के इंटेंसिटी घट जाएगा एक्सरे का, तो इंटेंसिटी विल डिक्रीज। यानी कि ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिक्रीजेज, ये भी सही है। अब देखिए चौथा ऑप्शन में क्या कर रहा है, द कट ऑफ वेवलेंथ विल बिकम 2 टाइम्स,
कट ऑफ वेवलेंथ दुगुना हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। अब देखिए इस सवाल में एक चीज और बोला है कि डी, इसके बीच के सेपरेशन को डी कहा गया है। इनिशियली तो डी था फर्स्ट केस में इस सेपरेशन, बाद में इस सेपरेशन को आप घटा दिए, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो आप सोचिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्यों नहीं कोई फर्क पड़ेगा भाई? जो इंटेंसिटी है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन इस पे टकरा रहा है, इस मेटल पीस पे। तो टकराने वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या तो इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है d/2 पे, डी पे, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इंटेंसिटी पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आप इस डिस्टेंस को चेंज कर दें। अब देखिए, आप डिस्टेंस को कितना भी चेंज कर दीजिए, बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही डिसाइड कर रहा था कि कट ऑफ वेवलेंथ कितना होगा। तो आप जो है डी को कितना भी चेंज कर दीजिएगा, वो इस बात का तय नहीं करेगा कि कट ऑफ वेवलेंथ कितना है। कट ऑफ वेवलेंथ इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ पे टकराया, मतलब कितना काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम लॉस हुआ। तो जितना था ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस कर सकता है, जितना था उसके पास, तो ज्यादा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कितना इसके बीच में दूरी कितना है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो कट ऑफ वेवलेंथ भी इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि डी को चेंज करके d/2 कर दिए। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। तो देखिए जेईई एडवांस में जो है इस साल मॉडर्न फिजिक्स से 2 ही सवाल आया है। ठीक है, तो यही 2 सवाल था।